बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है डाउ ग्रेड बुक्स का। और उसके हम जिस तरह के हमने डाउ ग्रेड बुक्स के बायोलॉजी और फिज़िक्स के सेक्शन सॉल्व करने थे, तो हम 2001 का पेपर आज सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। पहले सवाल पर जाते हैं। लेक्टिल्स ऑफ विली एब्सॉर्ब्ड। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको लेक्टिल्स का पता होना चाहिए, आपको विलाई का पता होना चाहिए। इलियम, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन contain circular folds with finger-like microscopic projections called villi. विली है क्या? आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, ज्यूजेनियम, ड्यूडेनियम, ठीक है। हमारे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यूडेनियम एंड इलियम। इलियम में आपके जो इलियम के द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स, उसके अंदर की दीवारें, जो उस अंदर की दीवारों में सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ठीक है। वो फोल्ड्स हुए हैं, किस तरह फोल्ड्स हुए? विथ फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक यानी वो हमें दिखाई नहीं देते, यानी विलाय वो फोल्ड्स हैं जो फिंगर लाइक वो फोल्ड्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्या है? सर्कुलर फोल्ड्स है, फिंगर की तरह है और माइक्रोस्कोपिक है, प्रोजेक्शंस है, और यानी माइक्रोस्कोपिक है तो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो इतनी छोटी विलाय, इतनी छोटी चीज़ है जो हमें दिख रही नहीं है। हुज वॉल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अच्छा, वो जो विलाय है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस है, सर्कुलर फोल्ड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, वह जो कि हमें अपनी आंखों से हम उसे नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही हम उसे देख सकते हैं। उसके अंदर और क्या है? उसके अंदर रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरीज है और लिम्फ वेसल्स है, ठीक है। उस लिम्फ वेसल्स को हम लेक्टिल्स कहते हैं। किस वेसल्स को हम लेक्टिल्स कहते हैं? लिम्फ वेसल्स को हम लेक्टिल्स कहते हैं, जो विलाय के अंदर है, ठीक है। और विलाय हमें खुद नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यानी इतनी बारीक चीज़ें हैं, विलाय भी और लेक्टिल्स भी। विलाय के अंदर लेक्टिल्स हैं, ठीक है। ये पूरी सिंध बोर्ड की बुक की लाइन, ठीक है, मैंने लिखी हुई है ताकि हर सवाल का जवाब आपको बिल्कुल सही मिले। द मोनो, आप जाके आप सिंध बोर्ड की बुक की उठाना और उसमें से आप डाइजेशन के पार्ट में जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आपको ये लाइनें मिल जाएंगी वहाँ पे। द मोनोसेक्राइड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज आइदर बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, while the fatty acids and glycerol enter the epithelial cells of villi. अब इस सवाल में तो आपसे ये पूछा है कि लेक्टिल्स ऑफ विली एब्जॉर्ब, देखो ना, इसमें लिखा भी है कि लेक्टिल्स ऑफ विली के अंदर वेक्टिल्स है। वेक्टिल्स क्या है? आपके लिम्फ वेसल्स हैं, जिस तरह के हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, वीन्स एंड आर्टरीज। विली के वेसल को हम क्या कह रहे हैं? लेक्टिल्स, ठीक है। विली के लिम्फ वेसल है और उसे हम लेक्टिल्स कह रहे हैं। तो विली का जो लेक्टिल है, यानी जो वेसल है, वो क्या एब्जॉर्ब करता है? यहाँ मैंने लिखा हुआ है, उस पूरी बुक की लाइन लिखी हुई है कि द मोनोसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज। आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं और मोनोसेक्राइड्स हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं। किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं? आइदर बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या तो डिफ्यूजन के ज़रिए अंदर जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब होंगे। जबकि वाइल द फैटी एसिड्स, हमसे विली का पूछा है, जबकि जो आपके फैटी एसिड्स है और ग्लाइसेरोल यानी अल्कोहल, इंटर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विली। अब ये तो 2001 का पेपर है, उन्होंने तो सिर्फ फैटी एसिड्स का जवाब में आपको फैटी एसिड मिलेगा, लेकिन अब तो बड़े मुश्किल सवाल आते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इंटर होते हैं, तो वो आपके एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई में इंटर होते हैं, ठीक है। लेक्टिल्स ऑफ विली एब्जॉर्ब फैटी एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज का हमने पढ़ लिया। अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज ब्लड कैपिलरीज, द मोनोसेक्राइड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज को ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें एब्जॉर्ब नहीं करना, हमारी बॉडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को एब्जॉर्ब नहीं करती। फैटी एसिड्स को लेक्टिल्स ऑफ विली एब्जॉर्ब करता है। आप ऑप्शन भी देखा करें, आपको खुद जवाब मिलेगा। अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज को हमें पता लग गया, ब्लड कैपिलरीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम एब्जॉर्ब नहीं करते, वो तो खुद एक सेल्स निकालता है स्टमक का। फैटी एसिड्स, लेक्टिल्स ऑफ विली एब्जॉर्ब फैटी एसिड्स।
माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट इन सिलाई एंड फ्लैजिला, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बुक के लिहाज में सिंध बोर्ड में माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन लिखे हुए हैं वो ये हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसका एक फंक्शन क्या है? ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल का एक फंक्शन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है। दूसरा फंक्शन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज विद इन साइटोप्लाज्म। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इन सब की वो ऑर्गेनेलीज से मुराद क्या है? हमारे सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस है। इनकी मूवमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए होती है। एंड फंक्शन हमारे बुक में लिखे हुए हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एक क्रोमोसोम की मूवमेंट करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दूसरा मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेली करता है विद इन साइटोप्लाज्म। तीसरा मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, अब करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ लिया वहाँ पे। मूवमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला, सही है, हमने वहाँ पे पढ़ लिया। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है, ये तीन फंक्शन ही तो है उसके। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मूवमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेली भी होता बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ पे जो है, क्योंकि सवाल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सारे काम करता है एक्सेप्ट, सिवाय इसके, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? सबसे पहले ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये तीन हमारे बुक में लिखे गए हैं। ये डाइसेक्राइड्स हैं, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। दो मोनोसेक्राइड्स ऐड होते हैं तो हमारे पास माल्टोज बनता है। ठीक है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जब ऐड होते हैं तो हमारे पास लैक्टोज बनता है। एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज जब ऐड होते हैं तो हमारे पास सक्रोज बनता है। ये तीन ही हमारे बुक में मौजूद है, तो आपको ये तीन याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे बुक में ही ये तीन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज बनाता है, बिल्कुल गलत, हमने पीछे पढ़ लिया। ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सक्रोज बनाता है। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज माल्टोज, ये ऑप्शन सही है। पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन, ये दोनों एंजाइम्स हैं। ठीक है, चौथा सवाल है पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन। अब आपको पता है पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों एंजाइम्स हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि ज़ाइमोजिन सेल जो हमारे स्टमक में मौजूद है वो पेप्सिनोजिन सिक्रीट करता है, और इसी ज़ाइमोजिन सेल को हम चीफ सेल भी बोलते हैं। अगर कहीं पर चीफ सेल आ जाए या ज़ाइमोजिन सेल आ जाए, एक ही मतलब बुरा दे। ज़ाइमोजिन सेल और चीफ सेल एक ही सेल का नाम है। ये सिक्रीट क्या करता है? ये पेप्सिनोजिन सिक्रीट करता है। ऐसा एंजाइम जो इनएक्टिव है, कोई काम नहीं करता। पेप्सिनोजिन कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव है। ऑक्जेंटिक सेल भी और पेराइटल सेल, ये भी हमारे स्टमक में मौजूद है। ये दोनों भी एक ही सेल, एक सेल के दो नाम है, ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल। ये सिक्रीट करते हैं HCl, पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव है। जब इसी पेप्सिनोजिन पर HCl, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं HCl और पेप्सिनोजिन, तो पेप्सिन प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन भी एक एंजाइम है, लेकिन वो एक्टिव एंजाइम है। इसी तरह ट्राइप्सिनोजिन, ये भी एक इनएक्टिव एंजाइम है। इसे कौन एक्टिवेट करता है? इसे एक्टिवेट करता है एंटीरोकाइनेज। ये वाला एंजाइम इसे एक्टिवेट करता है, इस एंजाइम को ये वाला एंजाइम एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सवाल पर। पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन, ये दोनों एंजाइम है, ये इस तरह के फॉर्म में नहीं निकलते। पेप्सिन पेप्सिनोजिन के फॉर्म में निकलता है, एंड विद द हेल्प ऑफ HCl ये पेप्सिन के फॉर्म में निकल आता है, एक्टिव हो जाता है। ट्राइप्सिनोजिन के फॉर्म में निकलता है, और जब एंटीरोकाइनेज इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये ट्राइप्सिन बन जाता है। इसका सवाल ये रहा, ब्रेक डाउन प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स। इन दोनों का ये काम है कि ये ब्रेक डाउन, प्रोटीन्स की ये ब्रेक डाउन करते हैं, उसे अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं। ठीक है, हम प्रोटीन एक पॉलीमर है और पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ते हैं। विटामिन के, इसका जवाब ये रहा, प्रोडक्शन ऑफ
promotes of production of blood clotting factors. इस बार तो हमारे विटामिन हमें नहीं दिए गए थे पीएमसी में, लेकिन ये 2001 का पेपर है तो इसलिए इस वजह से ये आया है. इसका जवाब ये है. रिगार्डिंग दिस रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द ट्रेचिया इज. अब आपने इस ऑप्शंस को पढ़ना है क्योंकि ये सवाल कुछ इस तरह है कि द रिगार्डिंग द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आपने एक सही तरीके वाला जवाब देना है. ठीक है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, इनमें से जो सही है उसे टिक करना है. ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हो. पहला ऑप्शन इसका क्या है? द ट्रेचिया इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये बात बिल्कुल गलत है. अगर आप सिंध बोर्ड में जाएंगे, क्योंकि ये डाउ ग्रेड बुक जो मैं पढ़ा रही हूँ सिंध बोर्ड के लिहाज से, डाउ यूनिवर्सिटी सिंध में, इसलिए इसका ये जो ऑप्शन है द ट्रेचिया इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. अब आप अगर अपने सिंध बोर्ड के बुक में जाएंगे और अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम निकालेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा. उन्होंने वहाँ पे लिखा है द ट्रेचिया इज़ इनकम्प्लीटली, नॉट कम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये ऑप्शन गलत हो गया. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इनकम्प्लीटली. दूसरा ऑप्शन है द ट्रेचिया डिवाइड्स इनटू 3 ब्रोंचाई. गलत. द ट्रेचिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंचाई. ये आपकी बुक की पूरी लाइन्स है. तीसरा ऑप्शन है द वोकल कॉर्ड्स लाई इन द लैरिंग्स. बिल्कुल सही. इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिहाज से ये ऑप्शन इनका सही है. दूसरे दो ऑप्शन क्यों गलत है वो मैंने बता दिया. द लंग्स आर रिजिड स्ट्रक्चर विथ लिटिल इलास्टिसिटी. इसमें इस ऑप्शन में क्या गलत है? रिजिड नहीं आना चाहिए था. रिजिड के बजाय स्पंजी आना चाहिए था. लंग्स की बात हो रही तो लंग्स जो है वो स्पंजाए होते हैं. द फंक्शन, दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रिस्पायरेशन इज. ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ठीक है, टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करता ऑक्सीजन. टू कंबाइन विथ कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं. ऑक्सीजन का मेन फंक्शन है टू ऑक्सीडाइज ADP टू ATP. वो कैसे? अगर आपने रिस्पायरेशन को पढ़ा है, सेलुलर रिस्पायरेशन को, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का एक काम होता है आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन का. हमारे इस तरह क्वेश्चन भी आता है MCQs में कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फाइनल जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो कौन है, तो हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगाते हैं. जब हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है तो हम उसे ऑक्सीजन डालते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो वाटर के फॉर्म में बदल जाता है. तो असल काम तो अगर आपके जहन में आएगा तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएंगे और आप कहेंगे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का तो काम ये है, फंक्शन ये है रिस्पायरेशन में कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो तो फाइनल एक्सेप्टर है. तो ये कैसे होगा? टू ऑक्सीडाइज ADP टू ATP. ठीक है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है वो इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उस लिहाज से हमारा जो ADP है वो ATP में तब्दील हो जाता है. तो क्यों ATP में तब्दील होता है? क्योंकि हमारे ऑक्सीजन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया होता है. वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है और नीचे रिडक्शन हो जाती है. जब ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ADP आपका ATP में तब्दील हो जाता है. 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन मोस्ट एफिशिएंटली. Which of the following increase the rate of respiration most efficiently? कौन सा रेट ऑफ रेस्पायरेशन को मोस्ट एफिशिएंटली इंक्रीज करता है? लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली. अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपकी बुक की लाइन पढ़ाना चाहती हूँ. वो है इट हैज़ बीन, बुक की लाइन आपको पढ़ाती हूँ. इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसे इंक्रीज होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, H+ यानी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. कहाँ पर? ब्लड में. जब ब्लड में इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तब आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा होगा. और ये बेसिक स्टिमुलाई भी है. ये जो मैंने रेट किया हुआ है ये आपके MCQs में आ सकता है. हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं. ऑप्शंस क्या है? हमारा ये ऑप्शन है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. देखो दो ऑप्शन दिए, इन द लंग्स, इन द ब्लड. आपने पढ़ लिया पीछे, इन द ब्लड होना चाहिए. द हार्ट. अब इस हार्ट के बारे में आपने एक ऑप्शन करेक्ट लगाना है जो आपको सही लग रहा है. पंप्स ब्लड एट कांस्टेंट रेट. ऐसे नहीं होता, कभी कभी वो
इंक्रीज भी हो जाता है एट कांस्टेंट। पहला द हार्ट के बारे में आपने एक सवाल एक ऑप्शन सही लगाना है। पम्प्स ब्लड एट कांस्टेंट रेट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रेट पर वो कभी डिक्रीज़ हो जाती है रेट, कभी इंक्रीज़ हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करता है। इज़ अंडर सम अमाउंट ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल बिल्कुल गलत, वो इनवॉलेंट्री, हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारा हार्ट जो पंप हो रहा होता है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे इनवॉलेंट्री होना चाहिए था। स्टिमुलेटेड बाय एस ए नोड बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। साइनो आर्ट्रियल नोड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्किन एक्सेप्ट। स्किन के बारे में क्या चीज़ सही है? इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, सही है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लिवर है, ठीक है। विटामिन ई इज सिंथेसाइज एयर, ये बात गलत है। इट परफॉर्म बोथ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, सही है। एक्सक्रीटरी आपकी स्वेटिंग निकालता है, सिक्रीट चीज़ें सिक्रीट करता है। मेलानिन इज सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। मेलानिन यहाँ पे सिंथेसिस होता है, ये हार्मोन वाला पिगमेंट का हार्मोन है। ये जो बात है ना विटामिन ई सिंथेसाइज एयर, ये गलत है, तो ऑप्शन हम ये लगाएंगे क्योंकि उन्होंने हमसे सच पूछा है। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है। तो विटामिन ई सिंथेसाइज एयर। अब आपको पता है विटामिन्स, कोई भी विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता। हमारी बॉडी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करते। तो आगे पढ़ने से पहले अगर आप ये ऑप्शन पढ़ लेते विटामिन ई सिंथेसाइज ईयर, तो आप डायरेक्ट लगा देते, टाइम आपका वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है विटामिन हमारे बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता और स्किन हमारी बॉडी का ही पार्ट है। द मोटर न्यूरॉन, द मोटर नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम दूसरा सवाल 11th क्वेश्चन हमारा है द मोटर नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम। अब मोटर नर्व सेल यानी मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का काम का है। अब आपको मोटर न्यूरॉन से पहले आपको सेंसरी, क्योंकि आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पढ़े, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो हम उन तीनों को पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको ऐसी तैयारी करवानी है कि आप बिल्कुल आप आराम से होके जाए। जब आप पढ़ें तो आपको बिल्कुल लगे कि भाई हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को हमने पढ़ा है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। आपके इसी इंटर न्यूरॉन को रिलाय और एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक। मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन का आपको रिलाय न्यूरॉन भी बोलते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर रिलाय आ जाए, एसोसिएटेड आ जाए, यही मायने। सेंसरी क्या करता है? इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स से। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिसेप्टर्स के बारे में बताया था, तो आपने वो पिछली वीडियो देखनी होगी। सबसे पहली वीडियो इसी सीरीज़ की हमने बनाई थी, उसमें मैंने रिसेप्टर्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। इट कैरीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है रिसेप्टर से टू द अदर न्यूरॉन्स और डायरेक्टली टू सीएनएस, ठीक है। या तो न्यूरॉन्स को डायरेक्टली कन्वे करता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? इट टेक्स कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर से टू द इफेक्टर। हमसे मोटर न्यूरॉन का पूछा था ना। सेंसरी क्या करता है? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है, कहाँ भेजता है? डायरेक्टली टू द ब्रेन या स्पाइनल कोड, ठीक है। अगर वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड को देनी है तो वो स्पाइनल कोड को देता है, अगर ब्रेन को देनी है तो वो ब्रेन को दे देता है। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? वो कमांड्स लेता है। सेंट्रल कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन ने जो उसे कमांड दिया है, जो हुक्म दिया है, वो जाके देता है इफेक्टर को। इफेक्टर्स में हमारे मसल्स और ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। इफेक्टर्स अगर जब बात की जाती है तो इफेक्टर्स का मतलब मसल्स या ग्लैंड्स। तो मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? ब्रेन का कमांड लेना, हुक्म लेना, कहाँ तक ले जाना? इफेक्टर के पास चले जाना। इफेक्टर्स का मतलब मसल्स या ग्लैंड्स।
इंटरन्यूरॉन दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पर भी आ जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, CNS एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल है, ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेकर जाना, CNS को देना। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, ब्रेन से हुक्म लेकर जाना, इफेक्टर को देना, कोड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। आपने पढ़ लिया, मैंने आपसे कहा ना CNS कंट्रोल सेंट्रल या CNS दोनों का मतलब स्पाइनल, उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आता है और ब्रेन भी आता है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने जो बुक में मैंने आपको पढ़ाया वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल सेंटर लिखा है, लेकिन कंट्रोल सेंटर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मुरा दें। रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एडल्टहुड कॉज एन इंक्रीज इन, ये वाला रिपीट हुआ है, 2000 के पेपर में भी आया था। आप प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, आप वो देख लेना, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर सिक्रीशन ऑफ TSH है, ठीक है। ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। इंसुलिन कोजेज, क्वेश्चन नंबर 13, इंसुलिन कोजेज। इंसुलिन है क्या, इंसुलिन है एक हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है। पैनक्रियास किस सेल से निकलता है, बीटा सेल से, ठीक है, बीटा सेल से निकलता है ये हार्मोन। क्यों निकलता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन तब आता है, ये हार्मोन तब आता है। क्या करता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स टू ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो गई है हमारी ब्लड में, तो ये सेल्स को हुक्म देता है, सेल्स को एक्टिव करता है कि परमिएबिलिटी यानी जज़ब होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में। ये हार्मोन कब आता है, जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, जब इंक्रीज हो जाता है। मायोफिब्रिल्स आर फाउंड इन स्मूथ मसल्स आर द स्मॉलेस्ट फाइबर दैट मेक अप अ मसल। स्मूथ मसल्स नहीं, मायोफिब्रिल आपको पता है स्केलेटल मसल्स का एक पार्ट है। आर कंपोज ऑफ वाइट ट्रांसवर्स वाइट वेन्स, ये बिल्कुल सही है। आपका जो उसका ऑप्शन है वो बी सही है, आर द स्मॉलेस्ट फाइबर, ठीक है, दैट मेक अप अ मसल्स। मेमेलियन प्लेजेंटा हैज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, आपके जो मेमेलियन प्लेजेंटा का फंक्शन एक्सक्रीशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, हार्मोन सिक्रीशन भी है, स्टॉक एब्जॉर्प्शन नहीं है। अब ये अगर आपको चलो ये सवाल आपको आ गया, आपको जवाब नहीं आता, आप ऑप्शंस तो पढ़ें, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, हार्मोन सिक्रीशन, ये तीनों होंगे, लेकिन स्टॉक एब्जॉर्प्शन, स्टॉक बिल्कुल प्लेजेंटा का काम नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, वास्ट डिफरेंस नहीं, ये पिछले ये सवाल भी रिपीट हुआ है, ये 2000 के पेपर में भी था। वास्ट डिफरेंस ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव का हिस्सा है। वुल्वा, स्पर्माटोजोआ, स्पर्माटोजोआ पे आते हैं। स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्माटोजोआ है, ठीक है, स्पर्म का दूसरा नाम क्या है, स्पर्माटोजोआ। ओवरी ये आपके फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, यानी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है ये स्पर्म, ठीक है। वास्ट डिफरेंस आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। वुल्वा ये आपकी ओपनिंग है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम की ओपनिंग को कहते हैं। वेयर इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन प्लांट्स, ठीक है, मेसोफिल सेल्स। रूट और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वेरीज विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन दूसरा प्लांट्स का सवाल आ गया, इस बार भी प्लांट्स के सवाल आए थे 2022 में। टेम्परेचर बिल्कुल सही है, इन सिवाय विंड के। देखो ट्रांसपायरेशन क्या है, डॉट्स ऑफ वाटर का बाहर निकलना, ठीक है, पानी का बाहर निकलना प्लांट्स के एरियल पार्ट्स से, ठीक है, यानी लीव से, स्टोमेटा से। अब विंड के साथ वो वेरी तो नहीं करेगा, ठीक है, इन सब के साथ वेरी करता है सिवाय विंड के। द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व विद प्लांट रिस्पायरेशन, इन सब 19, द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व विद प्लांट रिस्पायरेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है। जियोट्रोपिज्म नहीं, ये एक मूवमेंट है, ठीक है, प्लांट की। ऑक्सिन ये एक हार्मोन है। क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस का इसके साथ काम है, स्टोमेटा के साथ नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का ताल्लुक फोटोसिंथेसिस के साथ है। स्टोमेटा बिल्कुल सही है। क्यों स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा के ज़रिए
हमारे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत लगा था, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निमाटोड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निमाटोड किस फाइलम का नाम है? एसाइहेलमिंथिस, नेमाटोहेलमिंथिस, राउंड वॉर्म। निमाटोड्स के 3 नाम है। राउंड वॉर्म्स कॉमन नाम क्या है? राउंड वॉर्म। नेमाथोडा भी आप कह सकते हैं, एसाइहेलमिंथिस भी आप कह सकते हैं, नेमाटोहेलमिंथिस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये जो आपको वॉर्म्स दिए गए हैं ये सारे निमाटोड के सिवाय एक के। अब ये सवाल बहुत इजी है। क्यों? हुक वॉर्म आपको पता है निमाटोड्स में आता है। अगर आपको नहीं भी पता, निमाटोड्स के वॉर्म्स आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है ना अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म बिल्कुल भी एसाइहेलमिंथिस में नहीं आता। अर्थवॉर्म का दूसरा नाम फेरेटीमा है, ठीक है। और अर्थवॉर्म फाइलम एनेलिडा में आता है, ठीक है। किस फाइलम में आता है अर्थवॉर्म? फाइलम एनेलिडा, ठीक है, फाइलम एनेलिडा में। एस्करीज, हुकवॉर्म्स और जोनिया वॉर्म्स, ये हमारे सिंध बोर्ड में, ये वाला वॉर्म हमारे सिंध बोर्ड में नहीं दिया गया, ये वॉर्म दिए गए हैं। हुकवॉर्म का दूसरा नाम इनक्लाइस्टोमा है। एस्करीज को राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम हार्ट्स के एग्जो, देखो आर्थ्रोपोडा में आप कौन कौन आता है? आर्थ्रोपोडा में आपको पता है ना 3 क्लासेस हैं। अच्छा, आप एक एनिमल का नाम याद कर लो आर्थ्रोपोडा में। ये सवाल समझो आप टेस्ट में बैठे हुए हैं और आपको ये सवाल आ गए, तो आप एक जानवर का नाम याद कर लो, यानी कॉकरोच का, ठीक है। वो भी आपका आर्थ्रोपोडा में ही आता है। हार्ट एक्सोस्केलेटन बिल्कुल सही, कॉकरोच का होता है। जॉइंटेड लेग्स बिल्कुल सही। सिगमेंटेशंस नहीं, सिगमेंट कॉकरोच पर कहाँ से सिगमेंटेशंस होती हैं? फाइलम एनेलिडा में सिगमेंटेशंस होती हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन मिल गया। आपने क्या किया? आपने बस आर्थ्रोपोडा के एक एनिमल को याद किया, जो भी आपको याद था, वो ग्रास होपर हो, वो कॉकरोच हो, जो भी हो, आप एक एनिमल को याद करो, आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। क्लोज सर्कुलेशन होती है, हार्ड एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड लेग्स एंड क्लोज सर्कुलेशन, ये आर्थ्रोपोडा के करेक्टरिस्टिक्स हैं। सिगमेंटेशन एनेलिडा के हैं। रोड शेप बैक्टीरिया आर कोल्ड। रोड शेप बैक्टीरिया आर कोल्ड। रोड शेप बैक्टीरिया को बेसिलाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन और ऑप्शंस का क्या है? देखो आप एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व करो, इस बुक के एमसीक्यूज आप ऐसे सॉल्व करो कि आप और ऑप्शंस के बारे में भी पता लगा कि ये और ऑप्शंस किस लिए दिए गए हैं। ये दूसरे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इसे क्या कहते हैं? आपके इल्म में ही इजाफा होगा और आपके लिए ही मदद होगी आगे एमसीक्यूज में। बेसिलाई, रोड शेप, अच्छा प्लाज्मोडिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये कोई शेप का नाम नहीं है, कोकी आपके शेप का नाम है, राउंड। जो राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं हम उसे कोकी बोलते हैं। स्पिरलाई, कोयल शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल, इसको 2 तरीके से हम बोलते हैं। कोयल शेप्ड को भी हम स्पाइरल ही बोलते हैं और स्पाइरल को भी हम स्पाइरल ही बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली हाईली डेवलप्ड प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। फ्लोरिंग प्लांट्स आपके मोस्ट हाईली developed plants are called angiosperm, यानी flowering plants. When hybrids are crossed, the genotypes of offspring is, इस सवाल हाइब्रिड्स, जब हाइब्रिड्स क्रॉस होते हैं तो आपके ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप, आंसर तो इसका है 1:2:1, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। हम इसे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। पहले उन्होंने क्या क्रॉस करवाया? पेरेंट्स, प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करवाया। उससे जो हमारे पास निकला वो येलो सीड प्लांट था, ठीक है। इसे इसके साथ लिखा हुआ है हाइब्रिड, ये आपने देखा हाइब्रिड लिखा हुआ है। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? सवाल में आपसे पूछा गया है व्हेन हाइब्रिड्स आर क्रॉस द जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज, जब हम हाइब्रिड्स को क्रॉस करें। हाइब्रिड्स क्या है? ये रहा येलो सीड, यानी इसका ये रहा, ये रहा हाइब्रिड। वो जो सवाल में आपसे हाइब्रिड पूछ रहे हैं वो ये हाइब्रिड है। वो कह रहे कि अगर हम इस हाइब्रिड को क्रॉस करें तो जीनोटाइप हमारे पास क्या आएगा? ये रहा। जब हम इन 2 हाइब्रिड्स को क्रॉस करें तो जीनोटाइप्स हमारे पास ये आएगा। अच्छा, इसका फिनोटाइप तो 3:1 है, वो भी सवाल में मौजूद है, 3:1, ठीक है। अगर आपसे जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप पूछा होता तो ये रहा। लेकिन आपसे जीनोटाइप पूछा है तो ये रहा। अगर आपसे यही सवाल
यहाँ फिनोटाइप होता तो आप ये साला खाते, लेकिन जीनोटाइप पूछे तो ये रहा। लेकिन आपको हाइब्रिड्स को समझना था, ठीक है। मुझे आपको हाइब्रिड, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है ना केमिस्ट्री में, हम क्या करते हैं, प्योर sp और p को जब हम क्रॉस करवाते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स को, जब हमें एक डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स मिलते हैं हम उसे हाइब्रिड्स बोलते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, प्योर को हमने क्रॉस करवाया है, इसकी अपनी एनर्जी है, ये प्योर येलो है, ये प्योर ग्रीन है। जब इन दोनों को हमने, ठीक है, अपने हाइब्रिड को समझना, ठीक है। फिर सवाल बहुत इजी था क्योंकि ये हर बच्चे को याद होता है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, लेकिन मुश्किल होता है, इसलिए हाइब्रिड सिर्फ आपको मुश्किल इसमें क्या दिया गया था, हाइब्रिड, ये इसके साथ लिखा हुआ है। हम जब बुक्स पढ़ते तो गौर नहीं करते, देखें हाइब्रिड लिखा हुआ है। टाइप है द फॉलोइंग मे कॉज म्यूटेशन, इसका आंसर अल्ट्रावायलेंट रेज है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखें, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड क्लोनिकाइंस, आप अगर इसको देखें तो देखें मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और क्लोनिकाइंस बीमारियों का नाम है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट है वो अल्ट्रावायलेंट रेज है। इस तरह आप जो है ना, आप सवाल पढ़ा करें, उसके ऑप्शंस पढ़ा करें। अब अगर इसका सवाल जवाब आपको नहीं आता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए कि मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, क्लोनिकाइंस, इसका एक ही वर्ड आ सकता है, ये तीनों बीमारियां हैं। लेकिन ये जो अल्ट्रावायलेंट रेज है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और ये एक ही ऑप्शन मौजूद है, तो इसका आंसर यही है और इसका आंसर यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक एडवांटेज बताएं क्यों हम लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसका आंसर है ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर। ये तो फिलहाल अब 2022 का तो टॉपिक नहीं था, शायद 2023 का आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता 2023 में भी ये लोग ये टॉपिक देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोसेस द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस। आपको पता है गोल्जी अपैरेटस के लिए मैंने किस तरह इसके फंक्शन याद किए, ये सवाल गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन का है। गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन का मैंने ऐसे याद किया है कि कलेक्शन, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, जो वेसिकल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो इसे स्टोर करता है, उसे कलेक्ट करता है, जमा करता है, यानी पैकेजिंग, यानी उसकी पैकेजिंग करता है। एक इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है जो कि हमारे सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है, द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस। ये जिस तरह लिखा हुआ है ना, द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस, ये हमारे सिंध बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है, द गोल्जी अपैरेटस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट इन ग्लैंड्यूलर सेल, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लैंड्यूलर सेल लिखा हुआ है। इस सवाल के साथ मैंने ग्लैंड्यूलर इस क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे बुक की लाइन है कि गोल्जी अपैरेटस ग्लैंड्यूलर सेल्स में प्रोमिनेंट होता है। ग्लैंड्यूलर सेल्स किसे कहते हैं, वो सेल जिससे किसी चीज़ की सिक्रीशंस होती है, ठीक है। ग्लैंड्स आ गया ना, ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन की सिक्रीशंस होती है। अब आप इधर देखें, अब अगर आप ऑप्शंस पढ़े तो इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपको ऐसा मिलेगा कि ये पैचेज होते हैं। ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है, पैचेज होते हैं। कहाँ पर होते हैं, पेनक्रियाज में, ठीक है। अच्छा, इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या निकलता है, इंसुलिन, ग्लाइकोजिन और ग्लाइकोजिन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लाइकोजिन क्या है, हार्मोन्स है। ग्लैंड्यूलर सेल्स कहा था ना कि ग्लैंड्यूलर सेल्स में प्रोमिनेंट होता है। ग्लैंड्यूलर सेल्स यानी वो ग्लैंड जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, यही ये ग्लैंड तो नहीं है लेकिन ये पैचेज है जो पेनक्रियास पर मौजूद है और इससे क्या निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोजिन, ठीक है। और वो एक हार्मोन्स है, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन लगाए। बाकी जो ऑप्शन है वो ऐसे नहीं है जिससे कोई हार्मोन निकले, सिवाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजिन। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन याद होने चाहिए। अगर पहला ऑप्शन में आपको पढ़ाऊँ द स्टोर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक कंफ्यूज मत होना, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब लाइसोजाइम्स, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सी पर आए, दे प्रोड्यूस सेलुलर सिक्रीशंस, सेलुलर सिक्रीशंस यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइसोसोम्स, ये जो ए और सी है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोजाइम्स को स्टोर करता है और सिक्रीशंस भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होती है, ठीक है, यानी वेसिकल्स से, यानी वेसिकल्स जो निकलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ये जो यहाँ पे वर्ड है, दे प्रोड्यूस सेलुलर सिक्रीशंस मीन्स यहाँ से जो हमारे वेसिकल्स निकलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। बी, दे प्रोवाइड साइट फॉर एनएरोबिक रिस्पायरेशन, बिल्कुल गलत। माइटोकॉन्ड्रिया में एनएरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती, ठीक है, एरोबिक होती है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, दे रिलीज एनर्जी विया क्रेब्स साइकिल, ठीक है,
बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा है तो आपको पता है क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। वाले 29, पॉलीसेक्राइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान लगाए तो ग्लाइकोलाइसिस को तो आप बिल्कुल काट देना। क्यों काट देंगे आप? क्यों? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज को तोड़ना। हम यहाँ पे कोई चीज़ तोड़े नहीं है, सिंथेसाइज करें। ये वाला ऑप्शन तो मैंने वैसे ही काट दिया, ठीक है। अगर आप पेपर्स में फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर में बैठे तो ये ऑप्शन तो आप बिल्कुल काट देंगे। ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऐसे प्रोसेस है जो हर प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। इसको हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन, अब इन दो द जॉइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या है? जब हम टू मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं, जो द जॉइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम्स एंड एनर्जी एक्सपेंस। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये मैंने आपके सिंग बोर्ड की बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस लिखी है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या है? जब आप टू मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मोनोमर्स यानी आप छोटी चीज़ों को ज्वाइन करें। फॉर एग्जांपल 2 अमाइनो एसिड्स को आप जो ज्वाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे? प्रोटीन। 2 ग्लूकोज को ज्वाइन करके आप डाइसेक्राइड बना रहे हैं। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक प्लेस बाय द प्रॉपर एंजाइम्स एंड एनर्जी एक्सपेंस। कंडेंसेशन तभी होगा जब कोई प्रॉपर एंजाइम पड़ा होगा और एनर्जी एक्सपेंस यानी आप एटीपी का इस्तेमाल करके कंडेंसेशन होगा। प्रोसेस ड्यूरिंग विच पॉलीमर्स आर ब्रोक डाउन into their subunits. Monomers means monomers. By the addition of H2O, it's called hydrolysis. Hydrolysis किसे कहते हैं? जब हम पॉलीमर को तोड़ते हैं। पॉलीमर यानी बड़े मॉलिक्यूल। बड़े मॉलिक्यूल मायने प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीसेक्राइड्स होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लिपिड हो गया, ठीक है। Into their subunits monomers, ठीक है। By the addition of H2O, it's called hydrolysis. यानी हाइड्रेशन। हाइड्रोलाइसिस का दूसरा नाम हाइड्रेशन है और इसे रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, कन्वर्जन ऑफ, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, सॉरी। द पॉलीसेक्राइड्स आर सिंथेसाइज यानी कंडेंसेशन। हाइड्रोलाइसिस में ब्रेकडाउन हो रही है, कंडेंसेशन में सिंथेसाइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमीडिएटली असेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा प्रोटीन बनाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है? एटीपी ज़रूरत है, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एमआरएनए ज़रूरत है, ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ग्लूकोज की हमें ज़रूरत नहीं होगी। आपका आज 2001 का मैंने पार्ट 1 सॉल्व किया है, ठीक है। पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया है। इसका पार्ट 2 फिज़िक्स का इंशाल्लाह जल्द आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।